हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किए थे और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 2 जो बहुत ही रोमांटिक होने वाले हैं। बिल्कुल पढ़ाई को बोझ ना बनाएं, इतना मस्त तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सारा आपकी खोपड़ी में घुसा के यहां से मैं जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के सामने अभी मैं लेकर आया हूं पार्ट 2, मैं इसके बाद लेकर आऊंगा पार्ट 3, पार्ट 4, यानी जब तक हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों को चैप्टर 1 से रिलेटेड सारी चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देश स्टूडेंट, आप सभी को पता होना चाहिए कि सारी चीज यूट्यूब में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे दोस्तों कि हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, वो भी ऑल सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से सिर्फ मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, उनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका नजर यहाँ पे पड़ना चाहिए, यानी क्लास 12 का फाउंडेशन कोर्स में। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, आज ऑनलाइन क्लास कितना बड़ा डिजिटल क्रांति ला चुकी है, जहां पे अब घर बैठे ऑफलाइन ट्यूशन से बेहतर तरीके से आप ऑनलाइन में क्लास प्रतिदिन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास 2 टाइम यहाँ पे प्रतिदिन क्लासेस दिए जा रहे हैं, जहां पे मस्त तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं। ओनली फॉर 399 रुपए में पूरे साल भर की पढ़ाई इसमें किए जा रहे हैं, जहां पे हजारों बच्चे प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास का आनंद भी ले रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 399 रुपए में ऑल सब्जेक्ट कितना बेहतर तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है। सबसे पहला बात, यहाँ पे चैप्टर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आपके पेपर में आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली फॉर 399 रुपए में। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो फाइनली मैं आज आपके सामने पार्ट 2 जो मैं बताने वाला हूं, जो बहुत ही रोमांटिक होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था पिछला क्लास में, अगर आप लोगों ने हमारे पहला लेक्चर देखे होंगे तो मैंने एक क्वेश्चन किया था क्या कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इसके पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अगला वीडियो में डिस्कस करवाऊंगा। तो आज मैंने आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूं अगला वीडियो। तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग क्लिक करने से पहले, इसको हम लोग समझने से पहले, मैं आप लोगों को एक सबसे पहले भारत का मानचित्र दिखा रहा हूं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स ना हो जो भारत के मानचित्र से परिचय ना है आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग मानचित्र को देखिए, ये हमारे भारत का एक मैप है जो आप लोग इजीली से देख रहे हैं मेरे दोस्तों। ये हमारे भारत की क्या है, मानचित्र है, जो बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने पूरे भारत का मैप लेकर आया हूं। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो बोलेंगे सर ये पाकिस्तान में है। जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी उससे पहले जो पाकिस्तान है वो भारत का साथ मिला हुआ था। जैसे मिला हुआ था तो ये भारत का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन भारत में ही शामिल था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान भारत से अलग हो गई तो एक नदी बहती थी इसके बीच में, जिसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। याद रखें, कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, सिंधु नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। एकदम बेहतर तरीके से समझिए, मस्त तरीके से। सारा क्वेश्चन रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर चीजों को बेहतर तरीके से अगर हम लोग खोपड़ी में घुसा लेते हैं ना, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए इजिली से हम लोग लिख सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो इसके बीच में मेरे दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है हम लोग का सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी के किनारे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा मेरे भाई, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता दिख रही है। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता है। इस साइड में अगर मैं देखूं ये हमारा मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो का पूरा भाग अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो वह पाकिस्तान चला गया है। कहां पे चला गया है, वो पाकिस्तान चला गया है। लेकिन मैं अगर बात करूं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी। मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को, लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से डिस्कस करवाया था। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स है जो नहीं देखे हैं मेरे दोस्तों, तो एक बार आप लोग देखिएगा तो सारा चीज आप लोगों को
समझ में आएगा कितना मस्त तरीके से मैंने एक एक करके आप लोगों को समझाया था। इतिहास किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक्चुअली आई कहां से, हड़प्पा सभ्यता का पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक एक चीज मैंने आप लोगों को मस्त तरीके से बताया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ये सभ्यता जो है 12 लाख लगभग मान के चलिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आज मैं समझा रहा हूं, जिंदगी भर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के किनारे एक नदी बहती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के किनारे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सिंधु घाटी। याद रखिएगा, सिंधु नदी। इसी कारण से मेरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। बस कुल मिला के बोलने का मकसद इतना है मेरे दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंपल सा एकदम याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को और एक डायग्राम दिखा रहा हूं। ये जो नदी बह रही है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे हुजूर, ये जो हम लोग का नदी बह रही है, ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये नदी का मैं पूरा डायग्राम लेकर आया हूं, पूरा पिक्चर लेकर आया हूं जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये नदी के द्वारा मेरे दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी थी ना, मिट्टी जब नदी बहते हैं ना तो देखिएगा बहुत सारे मिट्टी को मान के चले मेरे भाई कि भारत की मिट्टी को उठा करके पाकिस्तान, पाकिस्तान की मिट्टी को उठा करके नेपाल, नेपाल की मिट्टी को उठा करके भूटान, इस तरह से अगर नदी बहती है तो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे जो नदी थी सिंधु नदी, इस सभ्यता के किनारे मेरे भाई बहुत सारे बस्तियां बसी हुई थी जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती थी। अब लोग क्या करते थे ना, इस सभ्यता के किनारे लोग का जो मिट्टी आती थी मेरे दोस्तों, ये मिट्टी को ये इस तरह से उठा करके ये अपने खेतों में जाकर के डालते थे, और डालने के बाद इनको उर्वरक जो खाद होते हैं ना मेरे भाई, गोबर वगैरह कुछ भी खाद होती है, तो वो उनको डालना नहीं पड़ता था, उनको ये सब चीजें डालना नहीं पड़ता था, क्योंकि ये मिट्टी इतना उपजाऊ थी कि उन्हें खाद की आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ती थी, और वो फसल को आसानी से बहुत बेहतर तरीके से वो फसल को उत्पादन कर लेते थे। तो मैं आप लोगों को अभी जस्ट मैं बताया हूं इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है मेरे भाई। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। एकदम चीजों को एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी, और हड़प्पा वासी ज्यादातर व्यापार खेती-बाड़ी इसी नदी के सहायता से करते थे। यानी हड़प्पा वासी जो भी हड़प्पा लोग थे, हड़प्पा वासी के जो भी पीपल्स थे, लोग थे, वो अधिकतर जो है मेरे दोस्तों व्यापार या खेती-बाड़ी वो इसी नदी के किनारे क्या करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती थी, और साथ ही साथ उनको सिंचाई के लिए इजीली से आसानी से उनको पानी मिल जाते थे। वो नहर बना करके उस पानी को अपने खेतों तक पहुंचा देते थे। एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है। अब आते सर हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, और यहां से आपका मेरे शेर और शेरनियों, यहां से आपका एक क्वेश्चन 100 नहीं 200% आएगी कि बनावाली और राखीगढ़ी कहां है। तो बताएंगे सर हरियाणा। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, और जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने क्लास खत्म होते ही आप लोगों को उनमें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए वहां जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। साथ ही साथ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बनावाली और राखीगढ़ी कहां है? तो बताएंगे सर हरियाणा में है। कालीबंगान जो सबसे बड़ी, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कालीबंगान जो राजस्थान में है। यही हम लोगों को एक चीज देखने को मिले थे, हलो से जुते हुए खेत। याद रखिएगा, हलो से जुते हुए साक्ष्य, याद रखिएगा इस बात को, हम लोग का साक्ष्य याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि हलों से जुते हुए साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए थे या हम लोग कहां देखे थे। तो बताएंगे सर कालीबंगान में। कालीबंगान कहां है? राजस्थान में। ओके, अब आते हैं सर धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर। नागेश्वर तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन धोलावीरा और लोथल कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा धोलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। 1 मार्क्स यहां से, 1 मार्क्स यहां से, 2 मार्क्स एकदम 100 नहीं बल्कि 500% आपके पेपर में छपेगी। बालाकोट और चन्हुद्रो कहां है? पाकिस्तान में। बालाकोट हमला हुआ था,
है ना, आतंकवादी हमला आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। बालाकोट और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कुछ कुछ मैं की पॉइंट में बता रहा हूं, इस सबको एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं सर अगला कि हड़प्पा सभ्यता जो थी मेरे भाई, उसकी संस्कृति के भौगोलिक विस्तार कैसा था? उसकी जो संस्कृति थी यानी कल्चरल था, रहन सहन, खान पान, इसके कल्चरल प्रोग्राम कैसे थी? तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इस मुद्दे में भी हम लोग को पोस्टमार्टम करना है मेरे दोस्तों। चलिए सबसे पहला, हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाखंड के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ था। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में मैं खुद डिस्कस करवाया था कि हमारे ये भारत का मैप है। क्या है मेरे भाई? ये हमारे भारत का मैप है जो आप लोग इस जिले से यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये भारत के मैप में कहाँ स्थित है? अगर मैं भारत की मैप को 2 कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करूं तो ये देखिएगा मेरे भाई, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता जो आएगी ना, वो बिल्कुल पश्चिम उत्तर भाग में आएगी। कहाँ पे? याद रखिएगा, इसमें आएगा मेरे भाई ये सभ्यता आएगी। ये जो पश्चिम उत्तर देख रहे हैं, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है। जो आप लोग पॉइंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है। तो ये बिल्कुल कहाँ पे आएगा? हमारे मैप में। हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुकी है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के मानचित्र में किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा पश्चिम उत्तर। कहाँ पे है? तो इस पोर्शन में है। तो बताएंगे सर ये हमारा उत्तर हो जाएगी, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम भाग में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े मस्त तरीके से पढ़ना है मेरे भाई, बोझ नहीं बनाना है पढ़ाई को। पढ़ाई को बोझ बनाने वाले व्यक्ति कभी पढ़ नहीं पाते हैं, याद रखिएगा। तो उपमहाखंड में कहाँ पे? पश्चिम उत्तर भाग में, जो मैं डायग्राम से समझाया हूं। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी अफगानिस्तान, इतना 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। तो इतना छोटा तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसके बाद की सभ्यता है, लेकिन नहीं, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है और बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसीलिए कहा जाता है कि ये पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिम उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इतना बड़ा सभ्यता थी ये, ठीक है। यह पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार थी। अब अगर मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता मेरे दोस्तों कैसे थी, तो मेरे भाई मैं अगर डायग्राम से अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, गौर फरमाइएगा मेरे हुजूर। याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस प्रकार की थी, किस आकार का था, तो बताएंगे सर ये त्रिभुजा आकार की थी। कैसे थी मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर ये त्रिभुजा आकार की थी। किस प्रकार की? बिल्कुल बताना है, त्रिभुजा आकार की थी। देखिए मेरे दोस्त, मैं एक कुछ बता रहा हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या देना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं पोर्शन आप लोगों का मैं कलर कर रहा हूं, एक बार आप लोग बता दीजिए ये पोर्शन आप लोगों को कौन सा कलर का, कौन सा आकृति दिख रहा है। एकदम आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में बताना है मेरे दोस्त कि ये जो मैं कलर कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो मैं कलर कर रहा हूं, इसको आप लोग बताइए किस आकार की ये दिख रहा है। ऐसा बोलेंगे सर कि आप कलर क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्तों मैं कलर इसलिए कर रहा हूं इस भाग को, क्योंकि यहीं पे है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। कहां पे है? यहीं पे है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो आप लोगों को ये आकृति कैसे नजर आ रही है? तो आप लोग बताएंगे सर, कूद के बताएंगे सर ये तो बिल्कुल त्रिभुज आकार की जैसे दिख रहा है। क्या? ये तो बिल्कुल त्रिभुज आकार की जैसे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का मैं यही बात कर रहा था आप लोगों से कि अगर आपसे कभी भी आज के बाद पूछे कि यह पूरा क्षेत्र एक त्रिभुज आकार जैसे दिखाई देता है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार की थी, किस टाइप का था, तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज के आकार की थी। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है, ये जो मैं आप लोगों को बताया हूं, ये यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये जो मैं आप लोगों को बताया हूं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं आप लोगों को बताया यहाँ पे, कहाँ पे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपसे कभी भी पूछे कि ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो बताएंगे सर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। याद रखिए, आकृति अगर पूछे तो त्रिभुजा आकार की थी। भारत के किस भाग में? तो उत्तर पश्चिम में। अगर आपसे पूछेगा कि कितनी बड़ी सभ्यता थी, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगर आकृति पूछे तो त्रिभुजा आकार की। ओके, यहां तक हमें लग रहा है मेरे दोस्तों कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आज के बाद अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी चौराहे पे खड़े होकर अगर आप लोगों से पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का भौतिक विस्तार बताए, तो आप लोग इजी से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहां पे?
उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। यह त्रिभुज आकार की थी और लगभग यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इतना सिंपल से आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की स्थिति। अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता के अंदर में क्या क्या विशेषताएं थी, अब कोई तो क्वालिटी होगी, क्वालिटी को ही हम लोग विशेषता कहते हैं। जैसे आपके अंदर में कोई क्वालिटी होगा और इंसान के अंदर में जो क्वालिटी होते हैं ना, वह इंसान खुद जान पाते हैं, दूसरा कोई जान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ये तो कोई इंसान नहीं है, इसकी क्वालिटी को हम लोग जान सकते हैं, इसकी विशेषताओं को हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए पहला हम लोग क्या जानेंगे मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता भारत की एक ऐसी महान प्राचीन सभ्यता थी। पहला हम लोग जान गए कि ये बहुत पुरानी सभ्यता थी, तो ये प्राचीन सभ्यता होगा, यानी भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता अगर थी तो है हड़प्पा सभ्यता। मैं फिर से कह रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग को अपनी कॉपी में, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई थी तो आपको बताना है, याद रखेगा वो है, सॉरी, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता तो है मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह कौन सा युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की। एकदम अपने खोपड़ी में छेद करके इसको घुसा लीजिए, एक मार्क्स यहां से आएगा ही आएगा कि यह हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। क्या मेरे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे देखते हैं, यहाँ के लोगों को ज्यादातर व्यापार करते थे और जो हड़प्पा वासी के लोग थे, चाहे वो पंजाब के थे, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, बलूचिस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, कहीं का भी हो, सबसे ज्यादा अगर उनकी अगर व्यवसाय थी तो वह था मेरे भाई दो चीज, एक व्यापार और एक कृषि। कृषि का उत्पादन करेंगे तभी तो व्यापार करेंगे ना, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे एक बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ना सब कुछ सारी चीज की खोज लगभग कर दी थी, लेकिन एक चीज का उन्होंने पता नहीं मिला था, वो है लोहा। और यहां से एक क्वेश्चन आती है मेरे भाई, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इसको भी आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक एक पॉइंट को आप लोगों को नोट डाउन करना है। क्या करना है मेरे भाई, एक एक पॉइंट को आप लोगों को नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन से धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, तो बताएंगे सर लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। नोट डाउन करते रहिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव में लाऊंगा, क्वेश्चन टेस्ट होगी उस दिन मैं देखूंगा कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत अनेक विशेषताएं हैं, और भी हड़प्पा सभ्यता तो बहुत बड़ी सभ्यता है, सिर्फ दो ही विशेषता तो नहीं होगा ना, बहुत बड़ी सभ्यता थी तो बहुत बड़ी विशेषता भी होगी ना। याद रखिएगा मेरे भाई, घर में चुपचाप बैठकर मेहनत करते रहे, घर में चुपचाप बैठकर मेहनत करते रहे, उड़ान तय करेगी ये आसमान किसका है, उड़ान तय करेगी ये आसमान किसका है। चुपचाप घर में बैठकर मेहनत करते रहे, क्या चुपचाप बैठकर घर में मेहनत करते रहे। इसके अलावा बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता की क्वालिटी थी, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारे क्वालिटी थी, एक एक क्वालिटी को मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप लोग समझते रहिए मस्त तरीके से। हड़प्पा आवासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे, अब आते हैं सर हम लोग तो बड़े मस्त तरीके से गुजारते हैं अपने जीवन को, है ना। सबसे पहला आपको क्वेश्चन आता है, पहला याद रखिएगा, हड़प्पा वासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे, यानी हड़प्पा वासी के लोग अपने जीवन यापन को कैसे संवारते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता लोग अपने भरण पोषण, अपने पेट पालने के लिए पेड़ पौधे से भी अपना भोजन पालते थे, साथ ही साथ जानवर को भी मार के भी वो अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, जिसमें हमें मछली भी देखने को मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे कहता है मेरे भाई, इसकी जानकारी हम लोगों को जले अनाज के दानों से तथा बीजों की खोज से प्राप्त हुई है। अब हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, उस समय तो कोई इंसान था ही नहीं, अगर इंसान था मेरे भाई तो वो इंसान तो मर चुके हैं, तो हमें आज के जमाने में बताएंगे कौन, तो वहां के लोग कहते थे, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ के लोग ना धान की खेती करते थे। एक इतिहासकार बोला, अरे बाबा पागल हो गए की रे तू पागल भय गए कि यहाँ के धान की खेती करते। अब एक और इतिहासकार आ गया और बोल रहा है नहीं नहीं, यह धान की नहीं बल्कि यहाँ धान के साथ साथ गेहूं का भी खेती होता था। फिर एक इतिहासकार आया और पागल की तरह बोल रहा है, अरे तोहनी दोनों पागल भय गए कि यहाँ धान और खेती मिलते। तब हमें पता चला कि कैसे पता चला, मैं जब उनसे पूछा कि कैसे पता चला कि यहाँ पे धान गेहूं की खेती होती थी, जौ की खेती होता था, उन लोगों ने बताया चलो 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 मैं जंगल ले चलता हूं और जंगल में देखेंगे हम लोग मंगल। याद रखिएगा, जब जैसे मैंने जंगल उन लोगों के साथ गया तो वहां पे देख रहे में दाना गिरा हुआ था, क्या बीजों का बिल्कुल दाना गिरा हुआ था मेरे भाई। याद रखिएगा, वो दाना बिल्कुल एक गेहूं की तरह दिख रहा था,
एक दाना जो है बिल्कुल धान की तरह दिख रहा था। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धान की खेती भी करते थे, गेहूं की खेती भी करते थे, जौ की खेती भी करते थे। अब आते हैं सर, कैसे लोगों को पता चला, कैसे इतिहासकारों को पता चला कि यहाँ के लोग जो है जानवर का मार करके वो अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। तो हमें इससे पता चलता है मेरे भाई कि वहां के जानवरों का हड्डी बिल्कुल गिरा हुआ था। वो मसल्स खा लेंगे, वो मसल्स जो है बिल्कुल खा लेंगे, लेकिन वो हड्डी तो खा नहीं पाएंगे, तो हड्डी गिरा हुआ था। तो जो हमारे इतिहासकार थे, याद रखिएगा, वो हड्डी को देखकर पता लगाते थे वो किस प्रकार के जानवर थे। यह था इनकी विशेषताएं। ठीक है, दूसरी विशेषता पे आती है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न प्रकार के अनाज मिले हैं। अब आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन प्रकार के हमें अनाज देखने को मिला है। पहला, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे आप लोग। बाजरे के दाने हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है। जो बाजरे के दाना है वो हमें गुजरात से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि। अब आते हैं सर, हड़प्पा वासी जो सभ्यता है वो अपने कृषि को किस प्रकार क्या करते थे, है ना। वहां पे हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि को कैसे करते थे समझेगा। हड़प्पा वासी का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। हड़प्पा का वासी का मुख्य व्यवसाय जो थी वो है कृषि। कृषि करेंगे तभी तो व्यापार कर पाएंगे ना। तो मुख्य व्यवसाय हमेशा याद रखिएगा, व्यापार नहीं था, मुख्य व्यवसाय कृषि था। वहां पर ज्यादातर लोग कृषि ही करते थे। वहां के ज्यादातर लोग कृषि ही करते थे। और क्यों करते थे, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और उन्हें उसी नदी के द्वारा जो भी मिट्टी बहा कर लाते थे, उस मिट्टी को उठा करके वो अपने खेत में डालते थे। तो उन्हें उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया है ना मेरे शेरनियों, क्योंकि सिंधु नदी का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता था, लेकिन उस मिट्टी को लाकर अपने खेत में फैला देते थे। उस मिट्टी को उठा करके सिंधु नदी से उठाएं और उठा करके अपने खेत में डाल देते थे और मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे, तथा नदी से सिंचाई आसानी से हो जाती थी। और नदी से सिंचाई वो बिल्कुल आसानी से नहर के थ्रू से वो अपने खेतों तक पानी को ले जाते थे और उस पानी का उपयोग उस फसल के रूप में करते थे और फसल बहुत अच्छी तरह से उपजाऊ हो जाते थे। आगे कहते हैं मेरे भाई कि नदी से सिंचाई आसानी से हो जाती थी, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि करते थे। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर पूछे, क्लास 10 में नहीं, क्लास 12 में नहीं, बल्कि अगर 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछे किसी चौराहे पर खड़े होकर कि थोड़ा सा बता दीजिए कि सबसे मुख्य व्यवसाय अगर कृषि थी हड़प्पा सभ्यता की तो क्यों थी, तो आपको पूरा रीजन बताना है, क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु नदी के किनारे जो मिट्टी बहा कर लाते थे, उस मिट्टी को उठा करके वो अपने खेतों में जाकर फैला देते थे और इससे वहां की कृषि में काफी उपजाऊ होती थी। साथ ही साथ वह नदी के किनारे चाष क्या करते थे, फसल को उत्पादन क्या करते थे, तो नदी द्वारा पानी जो आते थे उसको नहर के माध्यम से वो अपने खेतों तक आसानी से पहुंचा देते थे। बस इजीली से बोल दे रहे हैं, इतना आसान है, नहीं बोल पाइएगा, बोल लीजिएगा ना। हाँ सर बोल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता की फसलें। अब आते हैं सर हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी फसलें। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं, यूट्यूब में सारी चीज बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें मस्त तरीके से क्लास करना है, कंटिन्यू क्लास करना है, रोज क्लास करना है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। 399 रुपया में पूरे साल भर रगड़ के आप लोगों को सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास दी जाती है। एक दिन में डबल क्लास, एक दिन में 3 घंटा पढ़ाया जाता है। वादा करता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप ऑफलाइन में कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उससे 10 गुना अगर बेटर नहीं होगे तो आपको 300 रुपया की जगह में मैं 3000 लौटा दूंगा। इतना मैं ताकत रखता हूं। ये मैं इसलिए ज्यादा बोल पा रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, तभी जाकर मैं कुछ बोल पाता हूं। सुने होंगे ना वह कहावत कि कुछ बोलने से पहले समझा कीजिए। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं बोलने से पहले बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। यकीन नहीं होता है अगर आपके घर के आसपास में कुछ जो क्लास 12 में है, सॉरी क्लास 12 पास कर गए हैं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, तो उनको एक बार पूछ के देखिएगा कि कैसे इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, और कोई दिक्कत होगी अगर आपने मोबाइल पे नेट बैंकिंग के यूज नहीं करते, फोन पे गूगल पे का यूज नहीं करते, अपने मोबाइल पे यूज करते तो आप इजीली से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करते
तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़कर आप बात कर सकते हैं कि कैसे आगे का प्रोसेस है, सारा चीज बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर हड़प्पा सभ्यता की फसलें। पहला फसल हमारा चावल, गेहूं, जौ, कपास, खजूर। खजूर कैसे पता चला वो भी मैं बताऊंगा। तरबूज, फिर हमारा मटर, फिर हमारा ब्रासिका जूसी, है ना, ये सब हमें हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिला था। तो लोगों को कुछ पता चला कि ऐसे हमें कैसे पता चला कि यहाँ के लोग फसल के उत्पादन के साथ साथ फल फ्रूट का भी उत्पादन करते थे। तो चलिए आगे है नदिया के पार। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती होती थी। नोट डाउन कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले अगर कोई खेती होता था तो कपास की खेती होती है। सबसे पहले आपको याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले याद रखिएगा कौन सी खेती होती थी, याद रखिएगा सबसे पहले तो कपास की खेती होती थी। हड़प्पावासी कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। इन हड़प्पावासी जो सभ्यता थी, हड़प्पावासी के जो लोग थे वो कृषि तो कर ही रहे हैं, कृषि तो कर ही रहे हैं। तो वो सोचने लगा कि नहीं, कृषि तो हम लोग साइड में कर ही रहे हैं, कृषि के उत्पादन के साथ साथ हम लोग इजीली से पशुपालन भी कर सकते हैं। जब हम अपने घर द्वार को छोड़कर जब हम खेतों में जा रहे हैं तो कुछ बकरी वगैरह या गाय भैंस वगैरह उठा करके मैं खेत के बीच में रख दूंगा तो वो इजीली से चरेंगे, तो हमारे पशुपालन भी हो जाएगी। तो वो पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है, सिंचाई किस प्रकार से करते थे, तो पहला मैंने आप लोगों को बताया अभी जस्ट, नहर के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, और तीसरा जलाशय के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था। हल तथा बैलों से खेत को जोता था। याद रखिएगा, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सिंधु नदी के किनारे जो खेती का उत्पादन करते थे, फसलों का उत्पादन करते थे, तो उस खेत को जोतना पड़ता था। तो उस खेत को जोतते थे किससे, याद रखिएगा बैलों से, याद रखिएगा हल और बैल के प्रयोग से। ठीक है, तो ये हल और बैल के प्रयोग हमें कहां देखने को मिला था, राजस्थान में। राजस्थान में कहा, कलिबंगा में। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही, नोट डाउन करते रहिएगा, हल्के में नहीं लेना है। फसल को काटने के लिए पत्थर के हंसिया का इस्तेमाल करते थे। अगर फसल को काटना है तो मेरे दोस्तों इस तरह से उन लोग हंसिया का प्रयोग करते थे। किस तरह से, तो जैसे आप सभी को पता है, आज हम लोग अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, ये हंसिया जो हम लोग देखते हैं, आज जो हम लोग धान काटते हैं ना, वो हमारा हंसिया लोहा का बना होता था, है ना। आज जो हमारा हंसिया है वो बिल्कुल लोहा का बना हुआ है। लेकिन उस समय ना ये हंसिया लोहा नहीं था, क्योंकि हड़प्पावासी के लोगों को तो लोहा के बारे में ज्ञान ही नहीं था। हड़प्पावासी सभ्यता के बारे में लोगों को बारे में लोहा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो वो अपने फसल को काटने के लिए पत्थर तथा हंसिया का प्रयोग करते थे। पत्थर के हंसिया, इस तरह से पत्थर होती थी, पत्थर जैसा भी हो, मान लेते लंबा सा पत्थर है, उसको घिस घिस के इस तरह से एकदम टेढ़ा कर लेते थे। याद रखिएगा, हंसिया के रूप में बांध ले लेते थे और इसको इस तरह से पकड़ करके धान को काटते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप लोगों को जो चीज मैं समझाया हूँ, सारे चीजों को आप लोगों ने समझ गए होंगे। अभी तो मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो ये टेलर में बता रहा हूँ, पूरा मूवी बाकी है। पूरा मूवी देखना है तो एप्लीकेशन में देखना है आप लोगों को। ठीक है, अब आते सर हड़प्पावासी निम्न प्रकार के भोजन करते थे। अब क्या आते हैं कि हड़प्पावासी जो है मेरे भाई, हड़प्पावासी निम्न प्रकार के भोजन करते थे। एक एक प्रकार के हम लोगों को देखना है कि हड़प्पावासी जो है किस प्रकार के भोजन करते थे। तो उससे पहले मैं बात करूं मेरे दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। और यहां से आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोगों का सेट नंबर 3। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 सेट 2 कंप्लीट नहीं किए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए और वेट कीजिए सेट 3 के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं बल्कि मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए एक पर्सनल ग्रुप बनाया गया है। आप लोग को जैसे कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर कॉलिंग नंबर दिया होगा, कॉल करके आप लोग बता देंगे सर मेरा एडमिशन हो गया है, मुझे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको ज्वाइन कर देंगे, हमारी टीम बैठी हुई है। ठीक है, मिलते इसी तरह से पार्ट नंबर 3 में। तब तक वो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।